नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नया विषय को लेकर आपसे बात करेंगे। साथियों, आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाले थे जो हो गए, आज संपन्न हुए। एक ही चरण में चुनाव थे। कश्मीर में इसके पहले 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 1 तारीख को तीसरे चरण का मतदान हो गया। दोनों के परिणाम 8 तारीख को 8 अक्टूबर को आएंगे। आ, आज एग्जिट पोल के नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें हमारा कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो हरियाणा की बात शुरू करें उसके पहले आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल हिम्मत सेठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और आगे अच्छा अग्रसर करने की। हाँ, वीडियो लाइक होकर मतलब वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये वीडियो देखें, इससे बात फैलती है। खैर, ये अपील के बाद अपन बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में आज 5 बजे तक चुनाव संपन्न हुए। एक दो जगह को छोड़कर कुल मिला के शांतिपूर्ण मतदान हुआ। आ, कुल लगभग 62% वोट गिरे औसत, जो कम ज्यादा भी हो सकते हैं पूरी टैली होने के बाद। एक दो जगह जैसे नूह और हिसार में झड़पें हुई, पत्थरबाजी भी हुई आपस में। कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच में भी हंगामा हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। और और इधर ये विनेश फोगाट के चुनाव पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे, जिसको विनेश फोगाट ने नकार दिया। विधानसभा के गांव ख्वाजा कला में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास और निर्दलीय उम्मीदवार रहीम खान के समर्थकों में झड़पें हुई, हाथापाई हुई, पुलिस आई और मोर्चा संभाल लिया। दूसरा पुनहान विधानसभा क्षेत्र में गुलालता गांव में कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान के समर्थक और आपस में निर्दलीय के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ। जुलाना सीट पर हंगामा हुआ, यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे, लेकिन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण रहा मतदान और 8 अक्टूबर को अब इसके परिणाम आएंगे। आज जैसा कि मैंने कहा आपको पहले कि एग्जिट पोल आ रहे हैं सभी जगह के, और उसमें कांग्रेस को एज दिखाई जा रही है। कांग्रेस बहुत आगे है, 45 से 55, 45 से 60, 50 से 60 इस तरह की सीटें कांग्रेस को अनुमानतः देने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उसमें मतलब 20 से 25, 28, 30 इस तरह से बता रहे हैं। पर अब एक्चुअल परिणाम तो 8 तारीख को ही पता लगेंगे और हमारा इसमें इन एग्जिट पोल में कोई विश्वास नहीं है। कश्मीर में तो पहले ही चुनाव संपन्न हो गए थे। 1 तारीख को तीसरा चुनाव मतदान हो गया था और जनसत्ता के अनुसार वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 40 से 48 सीटें मिलने की संभावना है और बीजेपी को 27 से 32।
90 का विधानसभा है, ये भी हाउस जो है 90 सीटों का है। और चार पांच पांच छह सीटें जो है दूसरी पार्टियों को मिल सकती है, जिसमें राशिद, इंजीनियर राशिद की पार्टी है, सज्जाद लोन की पार्टी है, जमायत इस्लामी पार्टी के कुछ उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहे हैं वो हैं। और यही सब कुछ है। तो चुनाव के बारे में तो जब अपन अगर एग्जिट पोल के बारे में बात नहीं करते हैं तो इतना ही होता है। और सब सेलिब्रिटीज या बड़े नेताओं ने वोट डाले, जिसमें सिल्जा और हुड्डा और आ, अनिल विज और इन सब लोगों ने उस पर वोट डाले। तो ये तो आपका हो गया एक बात। अब दूसरी बात जो है वो है हिजबुल्ला और इसराइल के बीच के युद्ध की। इसराइल में एक्चुअली जब से ये ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर, उसको अपनी पोजीशन बचाने की दिक्कत हो गई। क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारे आयरन डॉन जो है वो इतना सक्षम है कि एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो सकती, मतलब जा नहीं सकती, हम सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने 200-250 मिसाइलें ईरान ने छोड़ी, तो बहुत सारी मिसाइलें जो है धरती पर गिरी और उससे नुकसान भी हुआ। कितने लोग मरे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इमारतों का नुकसान हुआ है। और इनका जो मोसाद का जो कार्यालय है, उसके पास में भी वो बहुत बड़े गड्ढे, सड़क पर गड्ढे हो गए, मतलब बहुत जगह जो है। अच्छा, लगता है कि ईरान ने जो अभी ये जो हमला किया था वो सिर्फ डराने और दिखाने के लिए ही किया था। नहीं तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी कि वो सीधी बस्तियों में गिराता बम और उनको और ध्वस्त कर देता। और ईरान ने अ, ये भी कहा है कि अ, हम ये हमला करना जरूरी था, इसराइल को ये सबक सिखाना जरूरी था। और अगर इन्होंने मतलब इसराइल ने अपनी वो नहीं बदला और जरूरत पड़ी तो हम और हमले करेंगे और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और ईरान के धार्मिक गुरु ने ईरान के धार्मिक गुरु जो हैं खोमेनी, उन्होंने कल मस्जिद में वो गए और मतलब बहुत 5 साल बाद उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी, मतलब जनता में दिखे। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये दिखाया कि हम इजराइल से डरते नहीं हैं और हमको कोई भय नहीं है। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अ, हम जंग के लिए तैयार हैं। और सारे मुस्लिम देशों को, जो 57 देश हैं, उन सबको आह्वान किया कि वो कम से कम मतलब अगर वो मिल करके सब एक साथ नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम वो इजराइल का साथ तो न दे। अ, ये उनकी जो है बात थी। अभी तक क्या है कि शिया और सुन्नी खेमों में इस्लाम का जो है ये देश है बटे हुए थे। अब ईरान ने पहल की है और इस बंटवारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और खाड़ी और मुस्लिम देशों में कतर कतर जो है सबसे पहले सामने आया और कहा कि हम आपके साथ हैं और आप जैसा कहेंगे वैसे लड़ेंगे। इधर
अभी तक के जो मुस्लिम देशों की जो नेता थे वो सऊदी अरब माना जाता था, लेकिन सऊदी अरब ने अभी जो हमास का और इजराइल का जो युद्ध हुआ और जिस तरह से गाजा को नेस्तनाबूद करने का प्रयत्न किया और वहाँ की 43 लाख जनता को इधर से उधर दर भागने को मजबूर किया और दर दर भटकाया, और तो सऊदी अरबिया इसमें कुछ भी नहीं बोला, बीच में कोई शब्द भी नहीं किए उसने कहा और उसकी निंदा भी नहीं की। तो मुस्लिम देश जो है उससे शिफ्ट होकर के ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सारा सत्ता का केंद्र जो है ईरान बनने वाला है। तुर्की ने भी कोशिश की थी बीच में, लेकिन तुर्की का भी ढुलमुल रहा। वो नाटो का मेंबर भी है और नाटो के विरोध में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता है और अमेरिका के विरोध तो वो कर नहीं सकता। हालांकि एक दो बयान उसने दिए थे, लेकिन वो जिस तरह का वो चाहिए मतलब लीडरशिप में, वो उनमें नहीं था। तो इस वजह से वो सफल नहीं हो पाए। इधर क्या हुआ है कि ईरान ने जब से इजराइल पर हमला किया तब से इजराइल बहुत चौकन्ना मतलब वो हो गया है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, नाजुक हो गई है। और उसने जो है ईरान पे वापस बदला लेने के लिए कुछ कोई हमला नहीं किया, वो चुप बैठा रहा, देख रहा है, अभी करेगा शायद। लेकिन उसने लेबनान पे बहुत जबरदस्त हमले किए और ये जो बंकर बम ब्लास्ट जो है वो किए हैं और बहुत बड़े शक्तिशाली बम जो है वो उसने गिराए। उससे वहाँ बैरूत में भी और लेबनान में भी बस्तियां नष्ट हो गई। तो ये एक बड़ा वो हुआ है। इधर इजराइल जो है दक्षिणी लेबनान में पर कब्जा करना चाहता है। उसके लिए उसने फोर्स भेजी हुई है, बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक और वो सब गए हैं, लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह ने उनकी दाल नहीं गलने दी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनको ये 200 मीटर अंदर घुस भी गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इनको बाहर भगाया वहां से और इनको पीछे जाने पर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो ये स्थिति है। आ, आ, इससे ये बात तो समझ में आ रही है कि इजराइल के पास हवाई ताकत है और हवाई ताकत के चलते उसने इजराइल मतलब जेट युद्धपोतों से और इससे मिसाइल से वो बस्तियों को बर्बाद तो कर सकता है, लेकिन कब्जा करने की ताकत उसके पास नहीं है। उसने पहले भी कई बार कोशिश की और उत्तरी लेबनान में घुसने की, और लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। हालांकि उसने पूरा जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे मतलब क्षेत्रों पर उसने दूसरे देशों के अंदर कब्जे कर लिए हैं। जैसे गोलान की पहाड़ियां हैं या लेबनान का भी कुछ हिस्सा है और मिस्र का भी कुछ हिस्सा है। तो ये सीरिया का तो गोलान की पहाड़ियां है ही है, और फिलिस्तीनी का तो काफी कुछ भाग इसने कब्जे कर लिया है। तो ये कोशिश तो वो लगातार कर रहा है। 1947-48 में जब से वो वहां बैठा है उसके बाद लगातार युद्ध हो रहे हैं और अमेरिका उसके पीछे पूरी तरह ताकत से लगा हुआ, और अमेरिका के दम पे ही वो ये सारी कर रहा है। और अभी भी अमेरिका उसको हर तरह का सहयोग कर रहा है, जबकि उसने सब तरफ अतिक्रमण किए हैं, अवैध कब्जे किए हैं, उनको भी लीगल अमेरिका लीगल मान रहा है। और ईरान पे सैंक्शंस लगा रहा है और दूसरे देशों पे सैंक्शंस लगा रहा है। लेकिन अब अमेरिका भी कमजोर पड़ता जा रहा है। अब उसकी एक तो कलई खुल गई, अफगानिस्तान से वापस भागना पड़ा जब उसको 20 साल तक वहाँ रहने के बाद भी वो वहाँ से भागना पड़ा।
तब उसकी कलाई खुल गई कि अब इसमें ज़्यादा दम नहीं रहा है। फिर इधर क्या है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने बहुत दूर की मार तक की मिसाइलें, 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर दूरी की मिसाइलें बना दी। तो और एटम बम इन्होंने बना रखे हैं, एटॉमिक वेपन्स इनके पास हैं। तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे बैठे, अपने देश में बैठे बैठे ही यूरोप और अमेरिका सहित किसी भी देश में विध्वंस कर सकते हैं। और इनकी जो मिसाइलें हैं, जो सुपर सोनिक मिसाइलें हैं, और जो आवाज़ से भी 8 गुना 10 गुना तेज दौड़ती है, उनको कोई भी रडार इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका पर भी खतरा बढ़ गया है, और यूरोप पे तो है ही है खतरा। और इधर यूक्रेन और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, वो भी एक अलग ही शेप लेता जा रहा है। तो ये सब बातें हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो। पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो। जब तक अमेरिका और रूस और चीन, ये और इंग्लैंड और फ्रांस, ये पांचों देश जब तक आपस में बातचीत करके मामले को नहीं निपटाते हैं, तब तक बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर शांति होगी। और एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, उनको इजराइल ने अपने यहाँ आने पर बैन लगा दिया है, वो नहीं आ सकते। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापित करने के लिए बनाई हुई संस्था ही है, पर वो डिफंग है, वो भी नहीं कुछ काम कर रही है। तो ये सब संभव है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें। और एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपने हिम्मत सेठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सुझाव दें और कमेंट करें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।